मैंने पूछा हुआ था कि अलग-अलग फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन कौन है? तो इसने उसको पूरा डिपिक्ट किया हुआ था कि सिजदा कैसे करते हैं। क्योंकि मैं ट्यूशन्स भी नहीं लेती थी, तो मेरे पास अबंडेंस रहता था टाइम का कि मैं उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। तो उसके बाद मेरा फिक्स रहता था कि 3:30 बजे मुझे बैठना ही है हर हालत में पढ़ने चाहे कुछ भी हो जाए। तब तक मैंने ये सोचा था कि मैं अगस्त तक कंप्लीट कर लूँगी अपना सिलेबस या नवंबर से पहले-पहले कर लूँगी बट मुझे लगता है ये बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी है। आ जाता है वो 12 घंटे टाइम, वो पढ़ने की टास्क कोशिश कंप्लीट नहीं नहीं की होते कभी? कभी भी। नहीं आप शायद ऑनलाइन एजुकेशन की वज़ह से ऐसे लोगों से मिलते हो जो आपसे शायद ज्योग्राफिकली बहुत दूर बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी वो हेल्प ऐसे कर सकते हैं कि लगता है कि कोई घर का इंसान भी नहीं कर सकता होगा। ऐसी हेल्प मुझे मिली है आपके एग्ज़ैक्टली। चैनल से, आपसे दिस इज़ द थिंग। और देखो क्वेश्चंस यही बहुत इम्पोर्टेंट है। यही चीज़ है जिसके लिए हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं। देन वी हैव नेहरू और पटेल। ओह इसमें माय स्किप नहीं कर गॉड! सकते। सो यस, वी विल बी स्टार्टिंग द इंटरव्यू। 3, 2, 1, go. So here we have Yashasika Tiwari. She has got 99.2% in class 12th. Yashasika, first of all, thank you for being here. And we'll start the interview with small intro. Like you have to mention which city you are from, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था आपका, और कितने मार्क्स आए हैं, ओके, और क्लास 10th में कैसी परफॉर्मेंस थी। I belong to Hapur. Subject combination, I am from humanities stream. यस। Subjects were political science, history, economics, English, music and painting. म्यूजिक एंड पेंटिंग, तो टोटल आपके 6 सब्जेक्ट थे और टॉप 5 का आपका 99.2 बनता है। ओके, सो Yes. गेटिंग स्टार्टेड विद द इंटरव्यू। वैसे तुम्हारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट जहाँ तक इस बार मैंने रिजल्ट देखा है, जब व्हेन आई वाज इन क्लास 12, तो उस टाइम बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स होते थे लाइक यू आर फ्रॉम हापुड़, ठीक है, और मैंने तुमसे ही पहली बार इस शहर का नाम सुना था, ठीक है। तो वो हाउ टफ इट इज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, क्योंकि आपके यहाँ लाइक इफ यू आर फ्रॉम टायर 1 सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तो वहाँ पे क्या होता है, किसी भी स्ट्रीम की बात करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, दे हैड एग्जाम्पल्स, उनके पास एग्जाम्पल्स होते थे, अभी भी होते हैं। यू नो, यू स्टडी द स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, अगर आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हो, हर साल उसमें से 5 या 6 बच्चों को 99 प्लस नंबर आते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट द केस इन टायर 1 सिटी, टायर 3 सिटीज, और इवन जो दूसरे दर्जे के शहर होते हैं। तो हाउ टफ इट इज फॉर अ स्मॉल टाउन स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग चीज़ होती है बिलोंगिंग टू अ स्मॉल सिटी इज़ दैट कि हमारे पास लैक ऑफ सोर्सेज होते हैं बहुत ज़्यादा। यस। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है जिसपे हम जाके अपने डाउट्स वगैरह सॉल्व कर सकें, उसमें इनरोल भी हो सके इवन, क्योंकि वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। एग्जैक्टली। स्कूल्स अपना ट्राई करते हैं बेस्ट, यस। लेकिन उसके साथ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए जो सरप्लस हमें चाहिए होता है। लेकिन थैंक्स टू द ऑनलाइन एजुकेशन एंड द चैनल्स लाइक योर्स कि जो बच्चे हैं जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ऐसे छोटे सिटीज से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है टू गेट द बेस्ट कंटेंट। तो छोटे शहर से होने का एक डिसएडवांटेज मैंने ये भी देखा, लाइक द स्कूल विच यू आर फ्रॉम, क्योंकि आप आंसर कोर्स में भी थी, तो आपने बताया था स्कूल में पढ़ाई होती है, बट जिस शहर से मैं आता हूँ, मोस्ट ऑफ द स्मॉल शहरों में तो बच्चे स्कूल जाते भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होता है, स्कूल्स में तो लगभग बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं होती। तो इन 30 सिनेरियो, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो फर्स्ट इज लाइक एक इंस्पिरेशंस की कमी होती है, द सराउंडिंग विच यू आर फ्रॉम वो उतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं होता इस लेवल के अचीवमेंट के लिए। और फिर बाकी आपको जो बैरियर्स का सामना करना पड़ता है, लाइक ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल, वो तो करना ही पड़ता है। नाउ सिंस यू हैड 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो दो तो चलो फाइन आर्ट्स और म्यूजिक, इनमें थोड़ा सा लोड कम होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट से। बाकी जो 4, फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गया और हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच, ठीक है, इंडिविजुअली एक से एक करके आप बताएं, हिस्ट्री, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स में, रिगार्डिंग क्लास 12 को स्पेसिफिक मान के चलो, ठीक है। स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स, एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स थोड़ा अलग सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि वो थ्योरेटिकल नहीं होता, वो थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल है। भी होता है साथ में। इस वजह से उसकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसकी आपको पढ़ना तो है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और एनसीईआरटी में इतना कंटेंट नहीं दिया होता जिससे अवेलेबल नहीं। प्रैक्टिस हो सकती है। जैसे आपने भी बहुत बार बोला था कि कोई ना कोई एक बुक अलग होनी चाहिए। तो हम्म, आई हैड प्रेफर्ड संदीप गर्ग हम्म, फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स, लेकिन आईडी के लिए मैंने प्रेफर करी थी एनसीईआरटी क्योंकि ओके। उसमें जो लाइंस थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी फॉर द टर्म 1 एग्जाम।
टू ओके। बी पर्टिकुलर, क्योंकि उसमें लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आराम से बन सकते थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग वाज गुड इनफ, और इकोनॉमिक्स में ही कम मार्क्स आए तीनों सब्जेक्ट्स को अगर मैं देखूँ तो। वो भी इसलिए क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, थोड़े ओवरलैपिंग भी टॉपिक्स हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है। और प्रैक्टिस अगर ठीक होगी तो हो जाएगा, लेकिन इस बार हमें टाइम भी थोड़ा-सा मुझे लगता है कम था एज़ कम्पेयर टू द अदर सेशंस। तुमने यहाँ पे प्रैक्टिस की बात की है इकोनॉमिक्स में, रिगार्डिंग स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स। आईडी तो आई डोंट थिंक उतना प्रैक्टिस की इसमें रिक्वायरमेंट है, दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन मेमोराइज द थिंग। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन इट कम्स टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हाँ। यहाँ पे जो है प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों को, और इसका एग्जांपल मैं जब खुद के बैचेस से भी देता हूँ, मैं और आई वांट टू कॉमर्स। ऐड वन थिंग, आईआईटी यस। में आईआईटी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स, जैसे मैं थी उस टाइम पे, फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस था मेरा। ये कितना डेटा है, ये कितना डेटा है। इतने ज़्यादा डेटा कभी पूछा नहीं जाता बोर्ड्स में, और जो इम्पोर्टेंट होता है सिर्फ़ वही होता है। बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम हो जाता है स्टूडेंट्स का कि डेटा याद करना है कि परसेंटेजेस में है, वो सब कुछ एग्ज़ैक्ट चाहिए, तो वैसा नहीं चाहिए होता। मैंने सिर्फ़ रॉ डेटा याद रखा था कि कौन-सा ज़्यादा है या क्या कंपैरेटिवली पता होना चाहिए, बस नॉलेज बेस के लिए। कोई आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस उससे पूछता नहीं है। टर्म 2 के टाइम पे सब्जेक्टिव आंसर्स में वो डेटा काम आ सकता है, अगर आप उसको याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड। हम्म। तो यहाँ भी ये बात है ना कि डेटा को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बनाया गया है, क्योंकि आप किसी से पूछोगे आईडी में कैसे तैयार करें, तो वो सीधे यही बोलते हैं कि जस्ट रिमेंबर अबाउट द डेटास। हम लोग भी जब ट्वेल्थ में थे तो भी ऐसा कहा गया, व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन वहाँ भी आईडी फर्स्ट सेमेस्टर में था, वहाँ पे भी सारे लोग डेटा ही बोलते थे। एंड मुझे डेटा याद होते ही नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट। और ऐसा नहीं था कि मेरा स्कोर कुछ कम आया था। यू शुड फोकस ऑन डिफरेंट थिंग, डेटा नहीं है, कंपेयर नहीं कर सकते। आपके पास कॉन्सेप्ट तो है, यू कैन एक्सप्लेन दैट। तो इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कि आप सबसे जब टिप लेने जाते हो ना तो फिर यही होता है, सबसे जो भी है उससे टिप नहीं लेते, you know? हाँ। तो यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे थे, तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, टू बी ऑनेस्ट, मेरे भी बैचेस में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लड़के थे, लड़कियां भी थी, और अभी के भी बैचेस में आगे भी होंगे। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स की जहाँ तक बात आती है, इफ़ यू हैव नॉट डन इनफ प्रैक्टिस, तो फिर आपका कितना भी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखे हो या कितने ही टैलेंटेड हो, वहाँ पे दिक्कत होगी। ठीक है, खास करके जो न्यूमेरिकल्स नेशनल इनकम वाले होते हैं, वो एग्रीगेट वाला तो फिर भी बन जाएगा, बट नेशनल इनकम हुँ, इज ऑल अबाउट आपने कितनी प्रैक्टिस करी, क्योंकि डिफरेंट टोपोलॉजीज जब बना लेते हो तो कॉन्फिडेंस आता है। प्रैक्टिस। तो रेफरेंस बुक चाहिए होती है, आईडी के लिए आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो। डोंट स्टिक टू मच इन फैक्ट्स, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और स्ट्रेस भी लेने लगोगे आप। मैक्रो इकोनॉमिक्स as much as you can practice, especially in the national income and aggregate demand supply. What should be the approach in political science and history? पॉलिटिकल साइंस के लिए कोई ऐसी एक्स्ट्रा बुक की मुझे नीड नहीं लगी कभी भी। पॉलिटिकल साइंस को सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन रीड किया, इंक्लूडिंग द पिक्चर्स। पिक्चर्स के नीचे जो भी लिखा हुआ है, जो उन्होंने ग्राफ दिए हुए हैं, उसको स्टडी करना ढंग से, अच्छी तरीके Hmm. से, Hmm. कि वो कहना क्या चाहते हैं ग्राफ्स, वो पता होना चाहिए। उसके अलावा क्योंकि मैं आंसर राइटिंग कोर्स में थी, तो टर्म 2 के टाइम पे हमें रोज़ क्वेश्चंस मिलते थे। तो दे आर वर इनफ कि इतना आता है, इतना अगर आप लिख सकते हो तो वो बहुत होगा। उससे रिवीजन भी हो जाता था अच्छे तरीके से। हाँ, और रिवीजन का भी मेरा तरीका थोड़ा-सा अलग था। मैं जब रिवाइज़ कर रहा था टर्म 2 और टर्म 1 के टाइम पे, मैंने ऐसे नहीं किया कि मैं पूरी बुक लेके बैठी हुई हूँ और दोबारा से सारे चैप्टर्स लाइन टू लाइन पढ़ रही हूँ। मैं पहले क्वेश्चंस करती थी। क्वेश्चंस में मुझे जो दिक्कत होती थी कि कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, मैं उतने पार्ट को उठाती थी उस बुक में से, फिर उतना पार्ट ही बस पढ़ती थी, रिवीजन करने के लिए। Good. तो Good. इससे मेरा टाइम सेव होता था, और मुझे पता चल जाता था कि मैं किस कॉन्सेप्ट में एक्चुअली वीक हूँ, कि मुझे किस पे ज़्यादा मुझे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है, तो वो क्लियर हो Good. जाता था। और क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा टाइमलाइन्स हैं, डेटा डेटा तो इतना नहीं है, पर टाइमलाइन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए मैंने एक अपनी नोटबुक में लास्ट पेज पे चैप्टर वाइज़ टाइमलाइन्स खुद के लिए बनाई थी। आप चाहो तो उसको एक बड़े से चार्ट पे बना के अपनी स्टडी टेबल के आगे भी लगा सकते हो, जिससे आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगा, जितनी बार आप उसे देखोगे। दिस इज अ थिंग, और देखो क्वेश्चंस यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ है जिसके लिए हम लोग ये इंटरव्यू कर रहा है। पीपल थिंक कि हमारे पास जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं तो सारी चीज़ें हमें थाली पे परोस के मिल जाएगी। ज़रूर मिल जाएगी, अगर हम लोग नहीं देंगे कोई और दे देगा। बट द थिंग, इसने वो टाइमलाइंस बनाए थे,
उसने चूँकि इसने डेट सारे फ़िल्टर किए होंगे, फिर उसको नोटबुक पे लिखा होगा और यकीन मानो 1 से 2 बार तो रिवाइज़ करती ही होगी वीक में, ठीक है? कितना भी बुरा ख़राब समय हो तो। तो इससे क्या होता है, यू हैव फ़िल्टर्ड द डेट्स, फिर आपने लिखा और फिर 1-2 बार रिवाइज़ करते हो तो बड़ा फ़ायदा करता है। आप किसी और से पीडीएफ ले लो और उसको कभी मत पढ़ो, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। सो चाहे कितना ही अबंडेंस आपका मटेरियल में रहे, जैसे-जैसे बैचेज़ आगे बढ़ेंगे ना यशस्वी का, दे विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स और फिर भी ये कंप्लेन करते ही रहेंगे। दिस इज़ ह्यूमन नेचर, यू शुड पुट एफर्ट्स। अगर आप अपना नहीं डालोगे तो फिर कितने ही मटेरियल्स कोई दे दे, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। हाँ, और एक चीज़ और या इसमें मैं ऐड करूँगी कि ज टर्म 1 के टाइम पे तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि हमें लिखना नहीं था, वो एनसीईआरटी से आता क्योंकि आंसर्स 1 मार्कर्स। लेकिन टर्म 2 के टाइम पे सब्जेक्टिव आंसर्स थे, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन 2 मार्क के लायक होता है, लेकिन बोर्ड में वो 4 मार्क करके ले आ रहा है, 6 मार्क करके ले आ रहा है, तो उसके बाद हमारे पास कंटेंट ही नहीं होता। उसके लिए नोट्स आप प्लीज़ खुद के बनाइए। मैंने सारे नोट्स खुद से बनाए थे स्टार्टिंग से ही, जब तक ये भी क्लैरिफ़ाई नहीं किया था बोर्ड ने कि टर्म 1, टर्म 2 होने वाला है, तब से ही मैं टर्म 1 के भी मेरे इवन नोट्स ऐसे हैं कि वो बुक से ज़्यादा हैं। ऐसे नोट्स हैं क्योंकि मेरे पास मुझे कंटेंट मुझे लगा कि ज़्यादा होना चाहिए आंसर्स को फ्रेम करने के लिए। तो पॉइंटर्स में नोट्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स यूज़ कीजिए, डायग्राम्स बनाइए और खुद से क्रिएटिविटी दिखाइए थोड़ी-सी, ये भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया था स्टार्टिंग में जब 12th शुरू होती है तो ऐसा ज़ील होता है ना कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, फिर हम ढूँढना शुरू करते हैं, सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। तब उस टाइम पे तो मुझे चैनल भी नहीं मिला था तो मेरा और ज़्यादा बैड लक था वो। तो उस टाइम पे मैंने खुद से सोचा कि क्या इसका हम कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पे अलग-अलग गई मैं, उसके बाद उनके नोट्स चेक किए। किसी का कुछ पार्ट अच्छा लगा, किसी का कुछ और अच्छा लगा, किसी यूट्यूब चैनल का कुछ पार्ट उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। तो सेम चीज़ को बहुत सारी सोर्सेज़ से मैंने देखा और उसके बाद उसे अपनी कंपाइल किया अपनी नोटबुक में। ऐसे करके मैंने नोट्स बनाए थे और वो नोट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे टर्म 2 के टाइम पे क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि क्वेश्चन से थोड़ा-सा ज़्यादा होती है। आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ती है अगर वो नहीं भी आ रहा है एग्ज़ाम में बट यू शुड नो करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए। पॉलिटिकल साइंस तो इज़ ऑल अबाउट इवॉल्विंग थिंग्स अराउंड द डायनामिक वर्ल्ड और इंडिया। डायनामिक यस। तो ये जो चीज़ है ना, दिस दिस इज़ ट्रू, लाइक यशस्विका हमारे आंसर राइटिंग कोर्स में थी एंड पॉइंटर्स देखो, इन अ क्वेश्चन देयर आर लिमिटेड पॉइंटर्स। हर एक सवाल में ना 6 या 5 पॉइंट मैक्स टू मैक्स आप लिख सकते हो और बहुत बार वो ओवरलैप ही होंगे, जैसा मेरा पॉइंटर होगा सेम हुँ, उसका भी होगा। तो वो क्या हो जाता है ना, मार्जिन, जैसे मैं और यशस्विका अगर दोनों ने 5 पॉइंट से लिखे और सिमिलर पॉइंट्स लिखे, अरेंजमेंट थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है, इसका दूसरा पॉइंट मेरा चौथा हो सकता है। वहाँ पे जो वो जब ये ऐसा टाइम मोमेंट होता है ना, वहाँ पे आपकी प्रेज़ेंटेशन काम आती है। सो फॉर दोज़ हू जो अभी क्लास 11th में जाएँगे और जो जिन्होंने अभी क्लास 11th पास करके जो अभी 12th में गए हैं, तो आपके पास में भी इनफ टाइम है, 11th वालों के पास तो टाइम ही टाइम है। तो पॉइंटर्स तो आप डेवलप कर लोगे लिखना, वो आसान चीज़ है। जैसे-जैसे शिक्षिका ने कहा कि नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओगे, आंसर्स लिखोगे, पॉइंटर्स बनाने शुरू हो जाएँगे। बट द प्रेज़ेंटेशन दैट शी हैड, इसके प्रेज़ेंटेशन में स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे होंगे, आई विल ऐड द पिक्चर्स। ये ना बहुत अच्छे से चीज़ों को डायग्राम के थ्रू समझाती थी। लाइक आपने किंग्स एंड क्रॉनिकल्स चैप्टर में आप अलग-अलग फॉर्म के सैल्यूटेशंस पढ़ोगे, चूँकि आपके सिलेबस से हटा दिया गया तो आप नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। लेकिन अगर होता तो आप पढ़ते। तो उसने जैसा मैंने पूछा हुआ था कि अलग-अलग फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन कौन है? तो इसने उसको पूरा डिपिक्ट किया हुआ था कि सिजदा कैसे करते हैं एंड पार्ट वाइज़ किया हुआ था। तो इसको ना वो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। दैट वाज़ नॉट मच टाइम टेकिंग फॉर हर, क्योंकि इसने इसकी ऑलरेडी अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई थी। तो और ये बहुत इम्पैक्ट डालता था अगर मेरे पास 2 आंसर्स आए, एक इसने और दू किसी और ने लिखे और पॉइंटर्स सेम रहेंगे, जो आंसर राइटिंग कोर्स में बच्चे आते थे, सबके पॉइंटर्स लगभग-लगभग सेम होते थे क्योंकि आंसर तो वही होगा जो इसने लिखा है उसका वही होगा, बट द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन शी हैड और ऐसे 1-2 स्टूडेंट्स और थे, तो वो ना एग्ज़ामिनर के दिमाग में एक उसे एक बोनस पॉइंट देने पे मजबूर करता है। लाइक कभी आपके 1-2 पॉइंट्स कम भी हो रहे हैं कॉपी में, ठीक है? तो वो चूँकि देखा उसने कि आपने पीछे इतनी मेहनत की हुई है, वो उसको काटता नहीं है, वो रहने देता है। तो दिस थिंग यू शुड वर्क अपॉन। अगर आप प्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हो, अपनी इंक्रीज़ कर सकते हो, दैट विल कम ओनली व्हेन यू विल रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करते जाओगे। यशस्वी का लाइक पोल साइंस की बात होगी। यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूँगा, अब कोई टर्म 1 और टर्म 2 नहीं होने वाला। यू विल हैव 1 बोर्ड और वो हुँ, सब्जेक्टिव ही होगा मोस्ट लाइकली। अब अगर कोई हाँ। कोरोना या मंकीपॉक्स नहीं आता आगे तो वैसा ही होगा। तो जैसा अगर हम लोग मान के चले कि मार्च के एंड में या मार्च में ही आपके एग्ज़ाम शुरू होते हैं बोर्ड्स के आइडियली।
तो ये भी 12th के बहुत सारे बच्चों की लगातार इसमें डिमांड है कि सर हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? कंसिडरिंग मार्च में हमारे एग्ज़ाम्स हो रहा है और सिलेबस जो है ना हमारा अब पूरा आने वाला है, टर्म 2 और टर्म 1 में डिवाइडेड नहीं है, हुँ। तो व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम? जब तक हम लोगों का डिसाइडेड नहीं था कि टर्म 1 टर्म 2 होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को जुलाई में पता चला था। हुँ, उससे पहले काफ़ी जुलाई में, सारे चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे। यस, तब तक मैंने ये सोचा था कि मैं अगस्त तक कंप्लीट कर लूँगी अपना सिलेबस यस, या नवंबर से पहले-पहले कर लूँगी। बट मुझे लगता है ये बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला और इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सिलेबस को सोच रहे हो कि हम भगा लेंगे, जल्दी-जल्दी पढ़ लेंगे और उससे कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होगा उससे। आपका टाइम एग्ज़ैक्टली, वेस्ट होगा, आपको दोबारा उनको रिविज़िट करना पड़ेगा उन्हीं चैप्टर्स को क्योंकि समझ नहीं आएगा वो। मैंने अपने स्कूल के साथ पेस रखा था अपना, जैसे जो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं या तो अगर आपको ऐसा है कि ज़्यादा जल्दी है, तो जो स्कूल में होने वाला है उससे पहले आप या तो कर लो उसको, एक बार पढ़ के चले जाओ उसी चैप्टर को, सेम को। वो हेल्पफुल हो सकता है, चाहे तो बाद में भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा भागना सिलेबस के पीछे वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उस चैप्टर को पढ़ा है, जितने दिन में भी पढ़ा है, पर उसे पढ़ा कैसे है? कि दोबारा तो वो नहीं पढ़ना पड़ रहा ना, कि वो जो चीज़ें आपने पढ़ी थी, वो आपके दिमाग में है। अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, तो आप उसका आंसर दे सकते हो कि नहीं? अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है सेम चैप्टर से जिसको आपने 2 दिन में उसे कंप्लीट कर दिया 30 पेज के चैप्टर को, उसके बाद आपको कुछ नहीं पता उसमें, तो फिर फ़ायदा क्या है? वो 2 दिन वेस्ट हो गए। एग्ज़ैक्टली, सिलेबस के पीछे भागना मुझे इस वज़ह से ठीक नहीं हुँ, लगा था, तो मैं पूरा टाइम लेती थी, जैसे-जैसे स्कूल में चल रहा है वैसे-वैसे करो आराम से जो टॉपिक उन्होंने पढ़ा दिया घर आके उसे रिवाइज़ कर लो और हफ्ते में 1 बार मैं रिवीज़न ज़रूर करती थी, जो भी 1 हफ्ते में पढ़ाया है या खुद से बनाया है, जो भी नोट्स बनाए हैं। संडे को मेरा कुछ काम नहीं होता था, मैं कुछ राइटिंग का कुछ वर्क नहीं करती थी, सिर्फ रिवीज़न करती थी उस दिन या फिर अच्छा। प्रैक्टिस। उसके अलावा कुछ होमवर्क वगैरह कुछ नहीं करना होता था मुझे। तो मुझे इस वज़ह से सिलेबस के पीछे ज़्यादा भागना नहीं पड़ा और मैं यही सजेशन दूँगी सबको कि आराम से आप सिलेबस को कंप्लीट करो, कोई ऐसी जल्दबाज़ी नहीं है। हुँ। क्योंकि बहुत बच्चे ना कॉम्पिटिशन के चक्कर में वो बच्चों से कम्पीट करने के चक्कर में वो चाहते हैं कि अक्टूबर में ही हो जाए। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर सितंबर में सिलेबस कंप्लीट करना है, इसके लिए कुछ टिप्स दो। मैंने पूछा अभी तक कितने चैप्टर्स किए? उन्होंने कहा कि 2 चैप्टर किए हैं। तो आपका सिलेबस दिसंबर में भी नहीं कंप्लीट होगा, ठीक है? आइडियली अगर आप स्कूल के हिसाब से जाते हो तो फिर वो जैसा-जैसा पढ़ाते हैं ऐसे-ऐसे करने का कि बहुत है तो अगर वो जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ के चले जाओ। और नहीं अगर आप स्कूल नहीं जाते, अगर आप खुद के पेस से कर रहे हो, तो भी आइडियली इट शुड बी अगर मार्च में एग्ज़ामिनेशन है तो मिड जनवरी तक भी अगर आपका सारा सिलेबस सारे सब्जेक्ट का हो जा हुँ। रहा है, तो वो सही रहेगा। आपके पास डेढ़ महीने, 2 महीने हैं और ये सिलेबस कंप्लीट करना मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ़ चैप्टर्स पढ़ के और कहीं से वन शॉट्स या वीडियो देख के जा रहे हो। आपने बाकायदा अपने नोट्स तैयार किए हैं, आपने किताबों में अंडरलाइन वगैरह मारा है, एनसीईआरटी तो पूरी कर ही ली है, क्वेश्चंस सारे कर ही लिए। इकोनॉमिक्स में रेफरेंस बुक के भी सवाल किए। फिर आप जा सकते हो जो भी आपने अलग मटेरियल खरीदा क्वेश्चन बैंक वगैरह उसको कर सकते हो। मिड जनवरी के बाद या धीरे-धीरे उसको अपने हिसाब से कंपैटिबिलिटी के हिसाब से शुरू कर सकते हो। तो डोंट बी इन सो हरी रिगार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। अपने पेस से अगर कर रहे हो तो मिड जनवरी नहीं तो स्कूल के हिसाब से जा सकते हो। ओके? सो दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी इन कंप्लीटिंग द सिलेबस। हाउ यू शुड प्रिपेयर हिस्ट्री। हुँ। फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था वो बट अब है। अब अच्छा लगता है नहीं, सिलेबस बहुत सारे बच्चों का क्योंकि वो सुधांशु फेवरेट नहीं भैया से होता है। पढ़े हम ये। हाँ, वो बोरिंग लगता है। वो स्टार्टिंग में जब हुआ था स्टार्ट तो टर्म 1 के चैप्टर्स तो मतलब कुछ भी समझ नहीं आया था पहली बार में। खुद से पढ़ने का था ना, उस टाइम पे मैं भी सोच रही थी सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, अभी स्कूल भी चालू नहीं हुआ, नहीं हम पढ़ लेते हैं खुद से। तो खुद से ट्राई किया था, कुछ समझ नहीं आया पहली रीडिंग में। फिर उसके बाद ऐज़ ही नॉर्मल बच्चा जो करता है, फिर उसके बाद यूट्यूब ढूँढा। यूट्यूब पे कुछ नहीं मिला। सारी वीडियोज़ देखी उन्होंने, पूरा मतलब 30 पेजों का चैप्टर उन्होंने 15 मिनट में खत्म कर दिया समरी और उसपे भी इतने सारे व्यूज़। मैंने कहा इन्होंने पढ़ाया कैसे है? मुझे 1 हफ्ता लग जाएगा इसको कंप्लीट करते-करते। 2 मिनट फिर में उसके पढ़ा दूँ बाद चैप्टर तो और व्यू आएँगे। 2 मिनट में हाँ, अगर चैप्टर में पढ़ा दूँ, हाँ। तो और व्यूज़ आएँगे। अ, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए हिस्ट्री में क्योंकि एनसीईआरटी में मुझे बहुत दिक्कत लगी है हिस्ट्री की, कि जो टॉपिक्स पहले होने चाहिए वो हमेशा लास्ट में दिए हुए हैं इन्होंने। एग्ज़ैक्टली, पता एग्ज़ैक्टली। नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है बट ये दिक्कत है उसमें। जो मुझे चीज़ पहले समझनी चाहिए थी इन्होंने वो लास्ट में दे रखी थी। तो इस वज़ह से मेरा वो पेज बन नहीं पाया चैप्टर्स के लिए। फिर उसके बाद खुद से रीडिंग करी क्योंकि जब तक मुझे चैनल नहीं मिला था ब्लेड रनर का। फिर उसके बाद टर्म 2 के टाइम पे मिल गया था फॉर्च्यूनेटली। तो उस टाइम पे फिर मैंने वन शॉट्स देखे पूरे।
वो वन शॉट्स भी पूरे 2.5 घंटे के थे। मैंने कहा मतलब एक मूवी जितना टाइम है कि इसमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और मुझे अभी भी याद है वो पहली वीडियो जो मैंने देखी थी वो 1857 वाले रिवोल्ट की थी। और वो मुझे स्कूल में बिल्कुल समझ नहीं आया था, उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता चला था और उसके बाद वीडियो देख के वो कॉन्सेप्ट पहली बार क्लियर हुए थे। फिर उसके बाद वो इंटरेस्ट आया, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी पे गई, फिर लाइन टू लाइन रीड किया कि वो जो या भैया ने बताया वो कहाँ है बुक में और वो बुक में क्या कहना चाहता है। फिर उसके बाद क्योंकि बुक की लैंग्वेज भी आपको इम्पोर्टेंट होती है कि बहुत उससे इम्पोर्टेंट है। सेंटेंस से क्वेश्चंस बन जाते हैं, कोई भी एक स्टेटमेंट उठा के दे दिया कि उसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि वो बुक में किस कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ था। तो इस वजह से तो हिस्ट्री के भी मैंने नोट्स खुद से बनाए थे सारे। अम, उसमें भी पॉइंटर्स अच्छे थे और प्रेज़ेंटेशन के लिए मैंने काफ़ी सारे उसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए थे। टर्म 1 के चैप्टर्स के लिए भी बनाए थे एक्चुअली, बट वो उनका काम नहीं हुआ था क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं था वो। उसमें मैंने जैसे मोहनजोदड़ो वाला चैप्टर था हड़प्पन सिविलाइज़ेशन का, उसमें काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चरल चीज़ें हैं हमारे पास। तो उसको जब हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो वो काफ़ी बोरिंग सा लगता है। तो मैंने उसको भी चेंज करके अपने लिए खुद के लिए मैप बनाए थे कि लोअर टाउन और सिटाडेल वाला अगर डायग्राम है तो उसके लिए मैं पूरा एक डायग्राम बनाती थी। इधर अलग बॉक्स, उसपे पूरे लेबलिंग होगी। तो उससे मुझे याद रहता था क्योंकि वो पिक्चरल जो फॉर्म्स होती हैं वो हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम के लिए रह जाती है एज़ कम्पेयर टू वो जो रिटन होता है बुक में। उसके लिए आपको थोड़ा-सा क्रिएटिव होना पड़ेगा आई गेस। हाँ, पेंटिंग अच्छी होनी ज़रूरी नहीं है लेकिन वो क्रिएटिविटी चाहिए। हाँ, डायग्राम्स बनाने के लिए पेंटिंग अगर सही नहीं भी है, बस वो तो हाँ। छोटा ही बनाना होता है। ये हुँ, चीज़ तुमने एकदम सही कही है। बहुत सारे बच्चों को लगता है और वो लास्ट टाइम जैसे 11th वाले बच्चे हैं, वो 11th की जो हमारी वीडियोज़ है ना एकदम एग्ज़ाम्स के नज़दीक जाके, अब ऐसा-ऐसा कमेंट करेंगे सर यू आर एलेक्सर फॉर अस ठीक है, आप तो ये हो वो और मुझे पता है कि अगर एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तो वन शॉट देकर आओ, तो तुम जो पहले नंबर लाता है उससे फिर 10-15 नंबर ही तुम्हारे बढ़ने हैं क्योंकि तुमने तो फिर किताब वगैरह कुछ पढ़ा नहीं है। तो दिस शुड बी द अप्रोच व्हाइल रीडिंग हिस्ट्री। तो किताब तो एनसीईआरटी ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है, कंटेंट सही है बट अरेंजमेंट बहुत पुअर है। चैप्टर्स बहुत मिक्स्ड है, हुँ, लाइक 4th चैप्टर के ठीक बाद में छठा चैप्टर आपका आना चाहिए था। बीच में उन्होंने थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स घुसा दिया है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है? तो अरेंजमेंट को लेके तो यू कैन नॉट से वो कमेंट कर ही नहीं सकते। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि आप जब वन शॉट देखो, ठीक है? हमारे वन शॉट देखो या कहीं भी जहाँ पे भी आप वीडियो देखते हो, तो एक बार उस चैप्टर की वीडियो देख लो इस सेंस में कि मुझे इस चैप्टर का ना थोड़ा बहुत नो हाउ पता चल जाएगा। ठीक है? और फिर उसको किताब में ढूँढने की कोशिश करो, फिर किताब पढ़ने की सीधे अगर किताब पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती है, वोकैब्युलरी हो सकती है आपकी वीक हो और बुक की ऐसी लैंग्वेज होती है, स्टाइल ऑफ राइटिंग वो नहीं समझ आए। वन शॉट देखो और एक ही बार में पूरा ढाई घंटे का नहीं देखना है, ठीक है? लाइक आधा घंटा 45 मिनट देखा और फिर देखा कि वो किताब में कहाँ तक इन्होंने बताया अभी तक। उसको फिर किताब में पढ़ो और किताब में अंडरलाइन करना शुरू करो। देन फिर और अब जब हम लोग वीडियो जाएँगे ना, तो जो हमने पीछे देखा है 40-45 मिनट, उसको भी देखते हुए आएँगे। तो उसको आप या तो भगा के देख सकते हो 1.5x, 7.75x पे या नॉर्मली भी देखो। तो उससे क्या है आपकी रिवीज़न भी हो जाएगी और फिर आप एक बैकग्राउंड भी सेट हो जाएगा चैप्टर का। चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक बैकग्राउंड सेट करना। एक आपको पता चल जाता है व्हाट दिस चैप्टर इज़ बेस्ड अपॉन किस चीज़ के ऊपर है, तो फिर आप अब डिफ़िकल्ट चीज़ भी आएगी ना तो समझने की कोशिश करोगे बिकॉज़ यू थिंक ओके मैंने तो बेस बना लिया अब थोड़ा-सा अगर डिफ़िकल्ट भी है तो समझो। तो दिस शुड बी द बेस्ट अप्रोच। वन शॉट्स पहले देखो एक नो हाउ पता करने के लिए कैसा, देन बुक्स और फिर धीरे-धीरे वन शॉट्स बुक, वन शॉट बुक, वन शॉट बुक और फिर जैसे चैप्टर खत्म होता है या तो बुक्स में अंडरलाइन करते जाओ, तो बुक्स अंडरलाइन अगर कर लिया ना तो फिर उसी अंडरलाइन चीज़ों से आप अपने नोट्स बना सकते हो। रिगार्डिंग डायग्राम प्रैक्टिसेज़ मैं शिक्षिका की कुछ जो पीडीएफ्स हैं, जो उसके आंसर राइटिंग के उसको मैं नीचे ड्राइव का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो कैसे इसने अलग-अलग डायग्राम्स बनाए हैं। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी हिस्ट्री, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स को लेके। आइडियल टाइम उसने बता ही दिया है कि अगर आप स्कूल के साथ जाते हो तो स्कूल के साथ जाओ, अगर नहीं खुद के पेस से पढ़ रहे हो तो मिड जनवरी आई थिंक वुड बी इनफ। उससे थोड़ा पहले करना तो दिसंबर का टारगेट रखो, ऐसा नहीं कि नवंबर भी अक्टूबर भी कर लेंगे, फिर एक सब्जेक्ट होगा और 2 में आप कुछ भी नहीं पढ़े रहोगे। सो आपको तीनों को साथ लेके चलना है। अब एक ये सवाल है दैट इज़ बिकमिंग वेरी रिलेवेंट इन टुडेज़ टाइम क्योंकि हमारे पास अभी की सिचुएशन क्या है, वी हैव अबंडेंस इवन इफ यू आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन लाइक हापुड़ और आई एम फ्रॉम दरभंगा, तो भी हमारे पास अब ऐसा नहीं है कि कंटेंट की कोई उतनी कमी ह्यूमैनिटीज़ में लिटरली अभी बहुत कमी है, हुँ, ठीक है? बट फिर भी अवेलेबल है, जो डिसएडवांटेज आज से 4 साल पहले लोगों को होता था, अभी नहीं है। तो लोग क्या करने लगे हैं अभी, दे आर नाउ बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। हुँ, डिपेंडेंसी होनी बहुत खराब है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इफ यू आर डिपेंडेंट नॉट ओनली हमारे ऊपर या किसी के भी ऊपर। सो व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्फ स्टडी इन दिस अचीवमेंट व्हाट यू हैव गॉट लाइक
तो इसमें क्या रोल है सेल्फ स्टडी का? सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स को अभी पीछे छोड़ दो, स्कूल की भी पढ़ाई पीछे छोड़ दो, योर एफर्ट्स। हुँ। अम, सेल्फ स्टडी की स्ट्रैटेजी सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बहुत लोग ये गलती करते हैं कि उसको पूरा टाइम या तो देते ही नहीं हैं या फिर उसे पूरा ही दे देते हैं, जिससे वो एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। एग्ज़ैक्टली। जैसे मेरे स्टार्टिंग में जब स्कूल था उस टाइम पे तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी हमारी क्योंकि 6 मंथ्स हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा था। हुँ, उस टाइम पे मेरी स्ट्रैटेजी अलग थी। फिर स्कूल रीओपन हो गए उस टाइम पे मेरी स्ट्रैटेजी अलग थी। जब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं स्ट्रैटेजी अलग। स्ट्रैटेजी को आप प्लीज़ अपनी सेल्फ स्टडी की फ्लेक्सिबल बनाएँ कि जब आप चाहें उसे चेंज कर सकते हैं आराम से, और एक और अकॉर्डिंग टू द चीज़ यहाँ पे मैं सर्कमस्टेंसेस। ऐड करना चाहूँगा, स्ट्रैटेजी इज़ नॉट समथिंग व्हिच यू कैन कॉपी। किसी यूट्यूब वीडियो से आप टाइम टेबल नहीं कॉपी कर सकते, ठीक है? वो बिल्कुल भी मत करना। यस, कंटिन्यू यशस्वी। हाँ। तो फर्स्ट टाइम पे जब ऑनलाइन स्टडीज़ थी, उस टाइम पे हमारे पास बहुत टाइम होता था, क्योंकि किसी टीचर का समझ नहीं आ रहा तो यू कैन जस्ट लीव द क्लास। उस टाइम पे उसी सब्जेक्ट को आप कहीं और से पढ़ सकते हो। तो मैं क्या करती थी, जैसे अभी हिस्ट्री बोरिंग थी थोड़ी-सी उस टाइम पे, तो मैं हिस्ट्री की क्लास मिस कर देती थी। फिर उसी टाइम पे जितनी टाइम मुझे पता है इतने टाइम तक क्लास चलने वाली है, उस टाइम पे मैं उसी चैप्टर को खोलती थी और खुद से पढ़ लेती थी, उतना ही। जितने मिनट्स की भी क्लास है। उसके बाद जब वो क्लासेस खत्म हो जाती थी, फिर उसके बाद थोड़ा-सा ब्रेक होता था। उसके बाद मेरा फिक्स था कि मुझे कोई टॉपिक समझना है कल और ये यूट्यूब से समझना है। उसका टाइम फिक्स है। उसके बाद जो मेरे पास जितने घंटे बचे हैं, वो सारा मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम होगा और उसमें मुझे खुद से पढ़ना है, नो फ़ोन, नथिंग। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी उस टाइम पे। हाँ, डिस्ट्रैक्शन से याद आया आज का डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। एक तो फ़ोन है, फ़ोन से ही आप पढ़ रहे हो और फ़ोन ही डिस्ट्रैक्शन है सबसे बड़ी। एग्ज़ैक्टली। तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है कि ये था कि मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। इम्पोर्टेंट तो यही है और क्योंकि जो मेरे पास डिवाइस है वो फ़ोन का फीचर नहीं है, उसमें सिर्फ़ यूट्यूब चलती है। तो मैं सिर्फ़ उसमें यही कर सकती थी। ये बहुत अच्छा तरीका होता है अपनी डिस्ट्रैक्शंस खत्म करने का कि वो चीज़ होगी नहीं, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। खत्म और उसके बाद मैं सोचती थी कि जब सेल्फ स्टडी करना है तो उस टाइम पे कुछ नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यूट्यूब वाला टाइम ऑलरेडी मैंने कंज़्यूम कर लिया है। उस टाइम पे मैं खुद को देखती थी कि मेरे एनसीईआरटी में मेरा क्या-क्या रह गया है, उसको रीड करना है दोबारा और रोज़ का मेरा ये रहता था कि सारे सब्जेक्ट्स थोड़े-थोड़े पढ़ने ही हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश। इंग्लिश को भी मैंने छोड़ा नहीं था उस टाइम पे। सारे सब्जेक्ट्स को ही आपको इक्वल टाइम तो नहीं दोगे आप क्योंकि आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, लेकिन उसको 1 घंटा तो देना ही देना है हर एक सब्जेक्ट को। अब 1 घंटा आप दे रहे हो सेल्फ स्टडी में तो मतलब 5 घंटे तो हो ही गए आराम से। तो 5 घंटे सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटे बहुत इम्पोर्टेंट है और वो कुछ नहीं होता अगर आपके पास ट्यूशन क्लासेस नहीं है, क्योंकि मैं ट्यूशन्स भी नहीं लेती थी, तो मेरे पास अबंडेंस रहता था टाइम का कि मैं उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ तो। और उसके बाद जब स्कूल रीओपन हो गए, उस टाइम पे आपका ज़्यादा टाइम जाता है क्योंकि आप स्कूल में आप नहीं छोड़ सकते क्लासेस। और उसके बाद घर आके आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो, स्कूल से आए हैं, उसके बाद थक गए हैं। तो उसके बाद मेरा फिक्स रहता था कि साढ़े 3 बजे मुझे बैठना ही है हर हालत में पढ़ने चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे नींद आ रही है, कुछ भी हो रहा है, नैप ले लो 15 मिनट का लेकिन साढ़े 3 बजे उठना है तो उठना ही है और उसके बाद जब तक आपका वो टास्क खत्म नहीं हो जाता, जब तक नहीं उठोगे आप। और मुझे ये भी गलती लगती है कि बच्चे क्या करते हैं ज़्यादातर टाइम में बहुत देखते हैं, अपने टाइम टेबल को कि इतना घंटा ये एग्ज़ैक्टली। और घंटों में चला जाता है वो 12 घंटे टाइम, वो पढ़ने की टास्क कोशिश कंप्लीट नहीं नहीं की होते कभी? कभी भी। नहीं, नहीं, कभी बहुत सारे नहीं। लड़के 12 घंटे पढ़ते हैं। 14 घंटे हम लोग पढ़ते थे। दिस इज़ नॉट नॉट नीदर इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकल। और नॉर इट इज़ रिकमेंडेबल कि आप 12 घंटे, 14 घंटे हुँ। पढ़ने जाओ। ओके, यस, बहुत ही कंटिन्यू। बेकार होता है वो भी। तो मैं उसके लिए सुबह से ही टास्क मेरे डिसाइडेड होते थे कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, फिर उसी चैप्टर को चाहे मुझे 2 घंटे लग रहे हैं, चाहे 6 घंटे लग रहे हैं, उसे कंप्लीट करना है ना। एक टास्क है मेरे पास स्पेसिफिक और आप जब टास्क कंप्लीट करते हो ना, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आता है साथ में, जिससे आपको एग्ज़ैक्टली। मोटिवेशन मिलता है अगले टास्क को करने का। तो मुझे लगता है सेल्फ स्टडी की मेरी स्ट्रैटेजी ये ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू टाइम मुझे कंटेंट और जो मैंने सेल्फ स्टडी किया है उसका मुझे कितना समझ आया है, उसपे मैंने टाइम कितना लगाया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मैंने 6 घंटे पढ़ लिया लेकिन मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आया, उससे तो अच्छा होता है। यस। तो 2-3 चीज़ यहाँ पे जो शिष्का ने की है दैट इज़ वेरी रिमार्केबल। सबसे पहला तो अपने सेल्फ स्टडी को टाइम से कम मेज़र मत करो, कितने घंटे आपने पढ़ा है। हाउ मच यू हैव स्टडीड वो उतना मैटर नहीं करता, जितना कि व्हाट यू हैव स्टडीड वो मैटर करता है। क्या पढ़ा है एक्चुअली आपने। एंड सेकंड थिंग जब सेल्फ स्टडी की बात आती है अगर वीकेंड्स हैं, जब आपके स्कूल्स नहीं होते हैं, तो 5 से 6 घंटे इनफ है और जब आपका स्कूल होता है लाइक इफ यू आर गोइंग टू स्कूल
तो फिर आप अगर 3-4 घंटे भी करते हो, तो भी वो काम कर जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, कि आपको ना डेली के हिसाब से गोल सेट करने पड़ेंगे। जो भी 2-3 चीज़ें आपने सोची कि ये चैप्टर का इतना पार्ट मैं करूँगा या करूँगी, जो यशस्विका ने भी कहा है कि व्हेन यू सेट द गोल्स और यही चीज़ हम लोग जब काम करते हैं लाइक वी आर रनिंग स्टार्टअप तो हमारे टीम के पास हर एक मेंबर के पास अपना सेट ऑफ गोल्स होता है। जब आप उसमें टिक मारते हो दैट इज़ आल्सो सेंस ऑफ अचीवमेंट और ये ना एक-एक लाइक आपने एक-एक आप उसमें कंकर डाल रहे हो और वो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर कोई आप हैवी टास्क करने जाओगे ना, तो वो जो पीछे आपका कॉन्फिडेंस जमा हुआ है इतने दिनों में छोटे-छोटे टास्क करने का, दैट विल हेल्प अ लॉट। सो हैव डेली गोल्स उसके लिए आप अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हो, अपने फ़ोन का नोट्स इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड डोंट मेजर द क्वालिटी ऑफ सेल्फ स्टडी बाय हाउ मच यू हैव मतलब हाउ मच कितना आपने कितना टाइम दिया, कितने घंटे पढ़ा, बल्कि कितना पढ़ा है वो आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखनी चाहिए। सारे सब्जेक्ट को कोशिश करो लपेटने की, इंग्लिश को भी नहीं छोड़ना स्पेशली फॉर बॉयज़, आपको तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है? नहीं तो जो फिर लास्ट समय में कहीं से जुगाड़ना पड़ेगा। तो अगर कोशिश कर सकते हो इंग्लिश पढ़ने की तो शुरू से ही अगर 20 मिनट 25 मिनट भी होता है दैट विल वर्क ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 2-2 3-3 मिनट इंग्लिश ही पढ़ रहा हूँ। सो एंड इसमें मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जब हम लोग सेल्फ स्टडी की बात करते हैं तो पेरेंटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे शशिका ने कहा था कि इसके पास अपना डिवाइस नहीं था। तो अभी बहुत सारे बच्चों के पास 11th-12th में अपना डिवाइस आ जाता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि द टाइम दे हैव स्पेंट ऑन यूट्यूब वाचिंग लेक्चर्स वो उनकी सेल्फ स्टडी है। ये मिसकंसेप्शन है आपका। आपने जो लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब पे और आपने जो वो करा है, वो तो आपने मतलब सिर्फ़ ईयरफ़ोन डाला, व्हाट इज़ योर सेल्फ स्टडी? जो लेक्चर्स आपने देखा, फिर बुक से जो पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाया है, ठीक है? वो एक्चुअली ज़्यादा है। वो भी सेल्फ स्टडी में ही आएगी, वॉचिंग द लेक्चर्स दैट इज़ आल्सो काइंड ऑफ सेल्फ स्टडी बट ज़्यादा अहमियत वो रखता है, जो आप किताबों में अंडरलाइन करते हो, नोट्स नोट्स में चीज़ों को लिखते हो। तो वहाँ पे पेरेंटिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर आपने डिवाइस दिया हुआ है, तो यू हैव टू वॉच आउट कि क्या कर रहा है बच्चा। केवल यूट्यूब तो नहीं देख रहा, किताबों में भी बहुत सारे बच्चे अभी जाके कहते हैं कि हम तो किताब छूते ही नहीं है, नोट्स छूते ही नहीं, सबके घरों में यही दिक्कत है। सो दिस थिंग अगर आप एज़ अ पेरेंट थोड़ा-सा कंट्रोल कर सकते हो तो आप कोशिश करो क्लास 11th में डिवाइस ना देने की, 11th क्लास इज़ वेरी डेलिकेट आप 12th में दे सकते हो और नहीं तो कुछ ऐसा टैबलेट वगैरह दे दो जहाँ पे आपने थोड़ा रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है, तो आप यूट्यूब, टेलीग्राम वगैरह ही चला सकते हो। टेलीग्राम भी एक डिस्ट्रैक्शन का ही ज़रिया हो चुका है बट फिर भी मटीरियल्स वगैरह मिल जाते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा। बाकी वो भी है व्हाट्सएप से कोई कम डिस्ट्रैक्टिंग है नहीं। सो यू हैव टू मेंटेन सेल्फ डिसिप्लिन बाय योरसेल्फ वो पेरेंट्स भी आपके कितना ही आप में घुसे रहेंगे हमेशा। सो नाउ अब हमारी भी थोड़े से बात हो जाए व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो जब आप स्कूल नहीं जा रहे थे, आप कोरोना में 6-7 महीने आपका वो लॉकडाउन लगा हुआ था एंड उसके बाद जब हमारे स्कूल्स में भी मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है शशिका, ख़ास करके हिस्ट्री को लेके ना सबका नेगेटिव रिव्यू ही होता है कि यार हमारे टीचर तो कुछ भी नहीं पढ़ाते। ठीक है, वो सिर्फ़ कहानी कहते हैं, वो उसमें मज़ा नहीं आता। तो वो उतना एफर्ट नहीं डालते। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स बेसिकली? अम, अगर मैं सिर्फ़ अपनी बात करूँ तो शायद सबसे ज़्यादा रोल मेरे लाइफ़ में इस अचीवमेंट के लिए ऑनलाइन एजुकेशन ने ही प्ले किया है। क्योंकि खुद से करने में आप कर सकते हो कि आप एनसीईआरटी रीड कर लो, आप लेकिन एक ट्रांसलेशन में और एक कांसेप्चुअल क्लैरिटी में डिफरेंस होता है। डिफरेंस आप होता है। एनसीईआरटी रीड एग्ज़ैक्टली। करके ट्रांसलेशन तो कर लोगे हिंदी में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई मुझे ऑनलाइन एजुकेशन से ही है, एजुकेशन स्पेशली से और चैनल। और हिस्ट्री के लिए तो पर्टिकुलरली यही था और ऑनलाइन एजुकेशन में एक करियर मेंटरशिप भी मिली मुझे साथ में। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अ, पढ़ाई तो थी, पर उसके साथ आपका आगे का क्या गोल है, मोटिवेशन मुझे याद है अभी भी पॉलिटिकल साइंस का पेपर था और आयुष भैया को मैंने फ़ोन किया था एंड ही वाज़ लाइक उन्होंने मुझे रामायण का एक किस्सा सुनाया था उस वक़्त और मुझे मुझे इतना मोटिवेशन मिला था उस टाइम पे वो सुन के कि ये एक कनेक्शन अब बन चुका है ऑनलाइन एजुकेशन से कि ये सिर्फ़ लिमिटेड नहीं है उसी फेस टू फेस वाला या कुछ और ऐसे वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म्स पे, ये बढ़ जाता है फिर उसके बाद। और आप शायद ऑनलाइन एजुकेशन की वज़ह से ऐसे लोगों से मिलते हो जो आपसे शायद जियोग्राफिकली बहुत दूर हैं, बहुत दूर बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी वो हेल्प ऐसे कर सकते हैं कि लगता है कि कोई घर का इंसान भी नहीं कर सकता होगा। ऐसी हेल्प मुझे मिली है आपके एग्ज़ैक्टली। चैनल से, आपसे।
सो दिस इज़ आप द थिंग। लिटरली मैं सच बोलूँ तो एक एल्डर ब्रदर से कम नहीं है, बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच। दिस इज़ द थिंग, अगर आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स कैन बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है? बहुत सारे लोग बढ़िया-बढ़िया काम करते हैं। तो यू कैन गो एंड वॉच देयर कंटेंट, ठीक है? जैसे शशिका ने कहा, तो शशिका इज़ नॉट वन, बहुत सारे और भी बच्चे हैं जिनको मैंने खुद भी पर्सनल गाइडेंस दी हुई है। अभी क्या है कि अभी थोड़े ज़्यादा ही वॉल्यूम ऑफ ऑडियंस कनेक्ट हो चुकी है। पर्सनली तो सबको उतना टाइम नहीं दे पाता, लेकिन जब शुरू किया था तो वी वर फोकस्ड कि सबको लाइक अगर पर्सनल गाइडेंस दी जा सकती है तो, एंड दिस इज़ वन ऑफ आवर गोल, द पर्सनलाइज्ड लर्निंग इन ह्यूमैनिटीज़। तो इफ यू कैन डू कंट्रोल कर सकते हो थोड़ा-सा अपने आप को, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है, आप लेक्चर देख रहे हो उसके ठीक दो नीचे अच्छा खासा शॉर्ट्स आ जाएँगे और वाइन्स आ जाएँगे, डांस की वीडियो आ जाएगी। तो इफ यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ, तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स कैन बी वेरी हेल्पफुल। ह्यूमैनिटीज़ में आई थिंक एक तो कंटेंट की भी कमी है, ऊपर से मैंने देखा है कि बढ़िया कंटेंट की बहुत कमी है। और सारे सब्जेक्ट में अभी बहुत सारे लाइक उन्होंने सैचुरेशन लेवल प्राप्त कर लिया है। अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी बहुत सारे हैं, एवरेज कंटेंट क्रिएटर भी बहुत सारे हैं, बिलो एवरेज भी बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ नहीं है अवेलेबिलिटी उतनी। बहुत सारे सब्जेक्ट के तो बिल्कुल भी कंटेंट नहीं है, मैं रेफ़र ही नहीं कर पाता, ठीक है? कुछ-कुछ चैनल्स हैं जिनको मैं रेफ़र कर देता हूँ किसी सब्जेक्ट के लिए, बट बाकी सब्जेक्ट के लिए तो मुझे मिलता ही नहीं है। जब मैं देखता हूँ उनके कंटेंट को, तो आई एम लाइक कि नहीं, इसको तो मैं रिकमेंड करूँगा, इससे अच्छा वो खुद ही पढ़ ले अपना। कंसिडरिंग योर केस, आपका क्लास 10th में भी अच्छा खासा परसेंटेज था और क्लास 12th में भी आपने अच्छा खासा पढ़ा हुआ। तो ये जो 2 साल बीच में अंतराल आता है, लाइक यू आर फ्रॉम 2022 सेशन, 2020 से 22 सेशन की ओर। So how to maintain हुँ। this consistency, because if you are talented और जो भी है बट आप कंसिस्टेंट नहीं हो, नथिंग कैन बी अचीव्ड। तो हाउ टू मेंटेन दिस हाँ। रिवर लाइक कंसिस्टेंसी, इसको लेके थोड़ा सा बात करो। अम, 10th में मेरी 96.4 परसेंटेज आई थी। 96.4%। उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट टॉप नहीं हुआ था, तो उस हम्म। बात का ऐसा मुझे शॉक अच्छा, लगा एक कि यहाँ ये पे जो मैं ये सोचा भी था बचपन पॉज से। करूंगा, एक यहाँ पे मैं ये भी पॉज करूंगा, लाइक 10th में जब 96.4% आए थे, एंड कंसिडरिंग यू आर फ्रॉम हापुड़, तो उस टाइम क्या लोगों का सपोर्ट था इफ यू आर गोइंग फॉर ह्यूमैनिटीज़ तो? क्योंकि बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि आप कुछ और ही ले लेते, मीन्स आपकी फिज़िक्स केमिस्ट्री भी सही रही होगी तभी तो 96 आया ना? हाँ, मतलब उस टाइम पे तो टीचर्स को विश्वास ही नहीं हुआ था कि मैं ह्यूमैनिटीज़ विश्वास ही लेने नहीं जा हुआ। रही हूँ एंड दे वर सो इन्फ्लुएंशियल कि वो पूरा कन्विंस करने पे तुले हुए थे कि नहीं तुम पीसीएम ही लोगी, पीसीएम ही एग्ज़ैक्टली। लो, वो उस तुम उसके लिए ही बनी हो। और मैंने कहा नहीं आती समझ मुझे, नहीं आती मैथ्स समझ, पढ़ लिए वो अलग बात है, लेकिन इंटरेस्ट भी कुछ चीज़ होती है। इंटरेस्ट की वजह से मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली थी। हमेशा एग्ज़ैक्टली। से एक सोसाइटी की तरफ थोड़ा मुझे इंक्लिनेशन रहा है कि सोशल प्रॉब्लम्स में ज़्यादा कनेक्ट कर सकती हूँ और उसको समझने के लिए मुझे लगता है एक ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम जो है वो काफ़ी आपको अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देती है, एक अच्छी पर्सपेक्टिव देती है, आपको पर्सपेक्टिव फ़ॉर्म करती है। एक नॉर्मल चीज़ को देखने के एक पीसीएम वाला उसी सिचुएशन को देख रहा होगा सोसाइटी में और एक ह्यूमैनिटीज़ वाला देख रहा होगा, दोनों के पर्सपेक्टिव में बहुत अंतर होगा। मुझे वो पर्सपेक्टिव जानना था कि अब मैं कोई न्यूज़ देख रही हूँ, मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे उसकी हिस्ट्री नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस देख रही हूँ उसको क्योंकि घर में माहौल रहता है ना कि बड़े लोग सब लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं। मैं अपने व्यूज़ नहीं दे पा रही क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ पता हुँ। नहीं है। इस वज़ह से मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली थी और दूसरी चीज़ ये कि एक थोड़ा फ्यूचर को देखते हुए भी सोचा था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में जाना है, तो एक बेस क्लियर होना चाहिए बेस उसके लिए। क्लियर होगा। तो मुझे लगा कि ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से अच्छा और क्या होगा। या अभी भी टीचर्स मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि कौन-सी स्ट्रीम ली है? मैंने कहा ह्यूमैनिटीज़। तो ह्यूमैनिटीज़ क्यों ली थी? तुम्हारी तो परसेंटेज बहुत अच्छी थी। मैंने कहा मतलब क्या है आपका ह्यूमैनिटीज़ वाले सब बेकार होते हैं क्या? अरे ये थोड़ा-सा क्रिएटेड है सोशल परसेप्शन, बट द थिंग तुमने जो मेंशन की है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, वो एक बेस क्रिएट करके देगा ना। बट रिगार्डिंग द ह्यूमैनिटीज़, जो अब क्लास 11th की हुँ, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, तो देयर इज़ अ चैप्टर कॉल्ड रेनेसा वाला चैप्टर है, उसमें ह्यूमैनिज़्म की थ्योरी का ज़िक्र है। सो ह्यूमैनिज़्म इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग, ओके। यहीं से हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुई है, इटली में रेनेसा वगैरह सारी चीज़ें कनेक्टेड है। सो ह्यूमैनिटीज़ इज़ लाइक द ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है? उसमें ऐसा नहीं कि यू आर नॉट स्टडीइंग सम कैलकुलेटिव थिंग्स। आप इसमें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे हुँ, देखते हो व्हिच डेवलप योर ओन ओपिनियन, जो कि क्लास 12th में या 17-18 साल के बच्चों में मैंने अपने ओपिनियंस नहीं देखे हैं, ठीक है? और अगर आपके खुद के ओपिनियन नहीं होता ना, तो यू कैन नॉट बी अ गुड डिसीजन मेकर।
यू कैन बी गुड एम्प्लॉई बट यू कैन नॉट बी गुड एम्प्लॉयर या यू कैन नॉट बी गुड एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते हो और फिर उसके लिए आपको ओपिनियन डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, हुँ, तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी हेल्प करती है। सो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको अगर क्लास 10th अगर आप 11th में गए ह्यूमैनिटीज़ लेके एंड इफ यू आर स्टिल वरिंग कि मेरे टीचर्स हैं, मेरे रिलेटिव्स ऐसा कह रहा है कि बार-बार सब्जेक्ट बदल ले या कुछ ऐसा डाउट कर रहा है। सो यू आर नॉट अकेले आप नहीं हो, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ को फेस किया है। जिसेका इज़ वन ऑफ देम जिन्होंने फेस भी किया और आगे भी बढ़ी। सो वी वर डिस्कसिंग कंसिस्टेंसी लाइक हुँ। आफ्टर क्लास हम 10th। तो 11th में हाँ, एक मिसकंसेप्शन और रहता है कि 11th में पढ़ना नहीं होता, बिल्कुल हुँ, भी। हुँ, हुँ। 12th में पढ़ो, 9th में मत पढ़ो, 10th में पढ़ो, हाँ, 11th में मत एग्ज़ैक्टली। पढ़ो, छोड़ दो। ये एडवाइस मुझे भी मिली थी, लेकिन मैंने इसको फ़ॉलो नहीं किया बिल्कुल भी। क्योंकि मुझे पता था कि जैसा मैं 11th में पढ़ूँगी, उससे ही अच्छा मैं कर पाऊँगी 12th में, उसी के कंपैरेटिवली। तो जो पूरी 11th थी वो ऑनलाइन एजुकेशन में गई थी। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही था हमारे वही लिए। था। तो उस टाइम पे भी मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थी, मैं रोज़ पढ़ती थी, रोज़ सेल्फ स्टडी करती थी। उतना ही जितना मैंने 12th में पढ़ा है, मैं शायद उतनी ही पढ़ी हूँ 11th में। मेरे लिए कोई क्लास डिफरेंट ही नहीं रही कि 10th थी ये, 11th थी ये, बोर्ड क्लास है, 12th बोर्ड क्लास है। मेरे लिए सब इक्वल था और 11th में मेरे 91 परसेंटेज थी, मुझे याद है एनुअल्स में और मेरे 11th में 67 परसेंटेज। आई वाज़ सिंगल इन माय ग्रुप टू पास द एग्ज़ाम बाकी सारे लोगों ने 200 400 रुपए पर पेपर देके वो पास हुए थे। हाँ, तो शायद 11th ने मुझे ये सिखाया कि ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी कैसे है आगे। और स्पेशली क्योंकि उस टाइम पे आंसर राइटिंग में मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, प्रेज़ेंटेशन स्किल्स मेरी 11th से बनी थी, धीरे-धीरे इम्प्रूव हुआ। जब तक आप कोशिश नहीं करते ना किसी चीज़ को करने की, तब तक वो इम्प्रूव भी नहीं हो सकती। आप होता ही नहीं परफेक्शन है। पे नहीं पहुँच इफ सकते यू कैन नॉट विदाउट वर्क ट्राइंग। ऑन एनीथिंग वो सुधरेगा ही नहीं। हुँ। और 11th में मैंने इस वज़ह से पूरा मेहनत किया था अच्छी तरीके से, उसमें भी मैंने कोई डिफरेंस नहीं लेके आई मैं और इसकी वज़ह से शायद मुझे एक आदत हो गई पढ़ने की। मैं जिस दिन नहीं पढ़ती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ़ से कुछ चीज़ मिसिंग है अब। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि मेरा टाइम मुझे पता चल गया है, वो हैबिट बन चुकी है अब माइंड की। तो आपको माइंड को ट्रेन करना होगा कि आपको पढ़ना ही है और ये टाइम आपका पढ़ने का है। और जिस दिन आप नहीं पढ़ोगे, आपको लगेगा कि जैसे आप खाना नहीं खाते तो आपको भूख लगती है ना, आपने आज पढ़ा नहीं, आपको पढ़ाई का बुरा लगेगा कि आज लगेगा, क्यों नहीं पढ़े हम। बुरा लगेगा। इट हाँ, इट बहुत इट ज़्यादा विल बुरा बी लगेगा। लाइक अ रिग्रेट कि आपने ये चीज़ नहीं की है। तो ये नहीं किया। कंसिस्टेंट होने का एक साइन है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो अगर आपने एक दिन मिस किया तो वो रिग्रेट फ़ील होगा। और आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो जिस दिन आपने पढ़ा है, उसको लेके आप 1 हफ्ते नहीं पढ़ोगे, चलो उस दिन तो पढ़ाई की थी ना। अभी 1 हफ्ते भी नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सो कंसिस्टेंसी इज़ नथिंग लाइक यू कैन डेवलप इट। बहुत सारे तरीके हैं कंसिस्टेंसी को डेवलप करने के। जैसे शिक्षिका तो लाइक उन्होंने पढ़ते-पढ़ते किया है। इफ यू आर नॉट जैसे पढ़ने में आपका दिल नहीं लगता, यू कैन डू वन थिंग कोई भी एक चीज़ अगर हम करें कंसिस्टेंटली एंड दैट शुड बी प्रोडक्टिव ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कुछ गलत काम है उसे कंसिस्टेंटली कर रहा है, डेली एक वेब सीरीज़ देख रहा है, दैट विल नॉट वर्क। कुछ भी एक चीज़ लाइक एक हैबिट बना लो कि मैं डेली पढ़ूँगा, लिखूँगा नहीं बट मैं डेली जो है ना, वो सनराइज़ से पहले उठूँगा या उठूँगी एंड डेली यस इसको करो। उठ के आप कुछ भी मत करो, जस्ट नहा-वहा के वापस से जो भी अपना करते हो वो करो। बिकॉज़ व्हाट कैन आवर जो हमारी बॉडी है वो हम तो एक ही है ना, वी कैन नॉट बी लेज़ी इन समथिंग एंड वी कैन नॉट बी सुपर फास्ट इन समथिंग। आपके जिसमें अगर एक चीज़ में सुपर फास्ट हो और एक में लेज़ी हो दैट मीन्स जिस चीज़ में आप लेज़ी हो उसके लिए आप बने ही नहीं हो। ओके, सो लाइक विराट कोहली की बात करें ही इज़ सो क्विक इन स्पोर्ट्स और वो पढ़ाई में नहीं अच्छा था क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल ही नहीं लगता था। सो आपको तब पता चलेगा, एक तो ये भी पता चलेगा व्हाट यू आर गुड एट और कंसिस्टेंसी भी डेवलप हो जाएगी। जस्ट स्टार्ट विथ वन थिंग लाइक एक चीज़ कोशिश करो कि मैं अगर सुबह उठता हूँ, अगर सूरज जो सनराइज़ से पहले नहीं उठ रहा तो जस्ट मैं अगर उठता हूँ तो मैं अपने बिस्तर को सही कर लूँ। एक हमारे एडमिरल थे यूएस नेवी सील में, उन्होंने एक बात कही थी अपने उस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के उस ग्रेजुएशन सेरेमनी स्पीच में कि अगर आप सुबह उठ के अपने बेड को बना सकते हो डेली, तो क्योंकि ये एक स्मॉल अचीवमेंट है जस्ट आपने जब उठा तभी अचीव किया। सो दैट विल बी लाइक आपको फिर वो बाकी के डिफिकल्ट टास्क को करने में भी बहुत मदद करेगा। तो डिसिप्लिन इज़ थिंग व्हिच यू कैन बिल्ड और अगर लड़के हो तो आप कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकते हो। रिगार्डिंग वो आप डेली करो, तो आप फिर पढ़ाई में भी आप कंसिस्टेंट हो सकते हो। एक जगह आपको कंसिस्टेंट होना है, एक जगह आपको हार्ड वर्किंग होना है, एक जगह आपको डेडिकेशन दिखानी है एंड वो चीज़ फिर ना एक रिपल इफेक्ट इकोनॉमी में होता है। यहाँ पे मंदी हुई तो पूरे इंडस्ट्रीज़ में अब एक ऑटोमोबाइल में मंदी हुई, धीरे-धीरे ये फैल के आपके फाइनेंस इंडस्ट्री में भी चली आएगी, धीरे-धीरे फूड एंड
जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी चली जाएगी। सो ऐसे ही हमारा बॉडी भी काम करता है। एक जगह अगर हम डेडिकेटेड होते हैं, एक जगह अगर हम डिसिप्लिन दिखाते हैं, तो वो और भी एरेना ऑफ लाइफ में ये चीज़ काम आती है। सो अगर आप पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं है, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन अदर थिंग व्हिच शुड बी प्रोडक्टिव। हम आई वांट टू ऐड वन थिंग यस, इसमें यस कि श्वेता। कंसिस्टेंट होने का एक तरीका और हो सकता है कि आप उसपे प्लीज़ इन्वेस्टमेंट कीजिए कुछ। लोगों को ना फ्री कंटेंट मिलता है तो वो फ्री के चक्कर में उस चीज़ को फिर छोड़ देते हैं, कि फ्री में क्वेश्चंस मिल गए, हाँ, कर लेंगे अभी है ना क्वेश्चंस। लेकिन एग्ज़ैक्टली। जब मैंने आंसर राइटिंग कोर्स परचेज़ किया था तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है। तो मुझे लगता है कि हाँ, उसमें मैंने पैसे दिए हैं, इस वज़ह से मुझे उसका जितना मैं उससे आउटपुट निकाल सकती हूँ, निकाल मुझे सकते वो हैं। करना ही होगा। तो आप में एक चीज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ में कर सकते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि उससे आपको लगता है कि हाँ, हमने कुछ दिया है इस वज़ह से हम उनसे ले रहे हैं, ये गिव एंड यस। टेक वाला चल रहा है, कुछ वो फ्री एक नहीं है एक यहाँ पे। एक सही इसलिए भी है, ना केवल आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है, बट आप ना उसकी वैल्यू भी रियलाइज़ करते हो। व्हेन यू हैव पेड फॉर समथिंग, यू रियलाइज़ द वैल्यू, ठीक है? और वो जो क्रिएटर है, जो सेलर है, उसको भी फिर अच्छा लगता है क्योंकि हम लोगों ने क्या है ना, बहुत सारे लोग हैं लाइक दे आर इतने डाउट्स पूछते हैं टेलीग्राम पे एंड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग हम लोग कुछ अगर पेड लेके आ रहा था तो दे आर लाइक सर यू हैव हाउ कैन यू डू दिस? लाइक वी हैव टीम, हमें उनको भी देखना होता है, हमें खुद को भी देखना होता है। तो दिस इज़ द थिंग इफ यू कैन इन्वेस्ट ऑन समथिंग व्हिच इज़ रिगार्डिंग यू तो फिर वो आपकी ना केवल वैल्यू रियलाइज़ेशन में मदद करेगा, कंसिस्टेंसी भी बढ़ाएगा। यशस्वी का मैं आपके सामने 2 कंडीशन यहाँ पे देता हूँ। 1 जूनियर है, 2 जूनियर है बेसिकली आपका। कोई भी जेंडर है, कहीं से भी बिलॉन्ग करता है, डज़ हुँ, नॉट मैटर। मान लेते हैं दोनों स्मॉल सिटी से। 1 जूनियर है जिसके अभी 10th में रिसेंटली 70% आए हैं, उसके आस-पास आए हैं और वो ह्यूमैनिटीज़ ले रहा है। एक वो है, पर्सन ए। और पर्सन बी है उसने भी अभी हाल ही में 10th किया हुआ है बट उसके बहुत अच्छे स्कोर है 90 प्लस और इवन अगर बात करें 95 प्लस है। वो भी ह्यूमैनिटीज़ ले रही है और ये भी ह्यूमैनिटीज़ ले रही है जिसके 70% है। दोनों के लिए क्या एडवाइस होगा? पर्सन ए, पर्सन बी। क्योंकि हमारे ह्यूमैनिटीज़ में 2 टाइप के हम आदमी 2 टाइप के लोग आते हैं। एक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं हाँ, और एक जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई-लिखाई नहीं करी है, वो कॉमर्स और पीसीएम, पीसीबी के चक्कर से बचने के लिए ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं। सो व्हाट शुड बी योर एडवाइस टू देम? हाँ, ये हर एक क्लास में ऐसे होते ही हैं, हमारी क्लास में भी थे। अभी हुँ, मेरे जो जूनियर्स हैं वो मुझसे जो एडवाइस माँग रहे हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा ऐसे ही हैं। हुँ, जो 90 प्लस वाला होता है उसकी एक तो पहले से ही उसको पता होता है कि उसे पढ़ना क्यों है और उसने अगर 90 प्लस वाला है, उसने अगर ह्यूमैनिटीज़ लिया तो कुछ सोच के ली होगी। उसका हुँ। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी क्लियर है, कि उसे पढ़ना ही है ह्यूमैनिटीज़ में। जो दिक्कत होती है वो 70 प्लस वाले के साथ होती है क्योंकि उसको खुद का क्लियर नहीं होता ऑब्जेक्टिव कि उसने ह्यूमैनिटीज़ लिया है तो क्यों लिया है? कि सिर्फ़ एग्ज़ैक्टली। पीसीबी और कॉमर्स इन सब से बचने के लिए लिया है या इसका हुँ, मेन मोटिव क्या था? क्योंकि उनका कोई ऐसा हुँ, लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता। सबसे पहले आप एग्ज़ैक्टली। अपनी लाइफ़ में एक लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और रही पढ़ने की बात जब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता, वो होता है ना एक व्हाय का जब तक आपके पास वाई आंसर नहीं होता, जब तक आप नहीं पढ़ सकते बिल्कुल भी। एग्ज़ैक्टली। और 70 प्लस वाले स्कोर कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ में ईज़ी है कि 70 वाला 80-90 लेके आ सकता है। लेकिन हाँ, 99 लेके आना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतने तक हुँ, तो पहुँच ही जाते हैं हर कोई। हुँ, अगर आपने कंसिस्टेंटली पढ़ा है, जो टीचर्स ने पढ़ाया है वो पढ़ा है, खुद के नोट्स बनाए हैं, प्रैक्टिस किया है क्वेश्चन्स तो दैट इज़ गुड इनफ। लेकिन आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेमोरी का खेल बहुत है। और हुँ, सब्जेक्ट्स की तरह ये सिर्फ़ कंसेप्चुअल नहीं है कि आपने बस कुछ कॉन्सेप्ट्स कर लिए, आपको अप्लाई करना है, आपको मेमोरी फैक्ट्स ये सब याद रखने होंगे, तो वो होंगे ही। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते कि अब ये एग्ज़ैक्टली। सब्जेक्ट मेरा ऐसा है या कुछ। यस। तो जैसा अभी यशस्वी लिखा है कि व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव? आपका गोल क्या था ह्यूमैनिटीज़ लेने के पीछे? अगर आप किसी और सब्जेक्ट से बचने के लिए ह्यूमैनिटीज़ में आए हो, तो फिर जब ह्यूमैनिटीज़ में जो सब्जेक्ट आपके भारी लगेंगे, फिर उससे भी आप बचने की कोशिश करोगे। तो फिर आपके वही 70 या 65, 55 आने हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू सेट योर ऑब्जेक्टिव कि हो गया पीसीएम हो सकता है मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, पीसीबी हो सकता है मेरे लिए डिफ़िकल्ट था या मैंने नहीं पढ़ाई की थी। अब जब मैं ह्यूमैनिटीज़ ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो व्हाट आई एम एमिंग टू क्या मैं टारगेट कर रहा हूँ? ठीक है, अगर आप बचने के लिए ले रहे हो तो फिर आप 2 साल भी वैसे ही बचोगे और ज़िंदगी भर बचने की कोशिश करोगे, तो जो बचते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते। यू हैव टू फेस द फियर आपको जाना पड़ेगा आगे, हिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगती है, इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्ट लगता है, यू हैव टू फेस इट। ये हो सकता है कि जो बच्चा 90% लेके आया है, उससे थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े आपको। करनी पड़ेगी शुरू में क्योंकि उसने भाई 5-6 साल किया, आपने तो कुछ भी नहीं करा। तो आपको जो आपके 1-2 साल आने वाले हैं, उसमें उससे ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है? और यू विल बी हैविंग सेल्फ डाउट थ्रूआउट दिस 2 इयर्स क्योंकि थोड़ा-सा भी कभी डिफ़िकल्टी आएगी यू विल लाइक ओके 70% आए थे मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ कि डरना नहीं है। दिस इज़ द थिंग व्हिच आई हैव लर्न्ड फ्रॉम वन ऑफ
आई वॉच क्रिकेट अ लॉट, तो वहाँ पे एक शोएब अख्तर करके बॉलर है पाकिस्तान की, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम टायर 3 सिटी ऑफ पाकिस्तान, रावलपिंडी करके एक जगह है। बहुत और पाकिस्तान क्रिकेट में शुरुआत में हमारे इंडियन क्रिकेट में भी जो लेजेंड्स आते थे, ज़्यादातर लोग छोटे-छोटे शहरों से होते थे। तो उस टाइम में तो कोई इतना ग्लोबल मीडिया होता नहीं था, अभी क्या है कि पूरे भगवान बना देते हैं एक क्रिकेटर को, तो सबको लगता था कि ओके हमारे पास भी अपॉर्च्युनिटी है। वो शोएब अख्तर कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि आपको डरना नहीं है। इफ आप अगर जब डर गए कि भाई 70% हमारा है, तो कहाँ से 50 ही आ सकते हैं, 90 आ सकते हैं। वहीं पे गेम फिनिश हो गया। यू हैव टू ट्रेनिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है? ट्रेनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, ओके? यू हैव टू ट्रेन मोर, मतलब ट्रेन मतलब ऐसा नहीं फिज़िकल ट्रेनिंग, यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स दैन जिसको 90% है उसको। एंड देन आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक एक सेल्फ डाउट का बोझ लेके आप आगे बढ़ोगे, कितनी देर आगे बढ़ सकते हो? तो फर्स्ट यू हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव जो कि लॉन्ग टर्म होगा, वो एंटाइसिंग हो, चैलेंजिंग हो तो और अच्छा है। दूसरी चीज़ आपको सेल्फ डाउट नहीं करना, डरना नहीं है। और तीसरी चीज़ जो बच्चा आपको बियॉन्ड कॉम्पिटिशन लग रहा है अभी 90% 95% जिसका है, आपको उससे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, हर एक दिन। दिस शुड बी द अप्रोच पर डे, ठीक है? वीकेंड्स में भी, वीकडेज़ में भी ये करना पड़ेगा। तो आप 95 भी ला सकते हो, 90 भी ला सकते हो, अच्छा ला सकते हो तो उससे भी ज़्यादा ला सकते हो। सो दिस शुड बी द एडवाइस। और जिनके 90 प्लस आए हैं, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डोंट गेट टू एक्साइटेड, बी हम्बल्ड एंड यू विल बी ईज़िली स्कोरिंग गुड मार्क्स। उसके बाद बात करते हैं शशिका, चूँकि अब आपका 12th फिनिश हो चुका है एंड ह्यूमैनिटीज़ को लेके एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है, कंटेंट तो प्रॉब्लम है ही है। इस प्रॉब्लम के ऊपर भी हम लोग बहुत काम करने की सोच रहे हैं कि भाई व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स नाउ? आप क्या सोच रहे हो? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? पहले आप बताओ, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता बाद में। व्हाट हम इज़ यू टारगेटिंग टू? फ्यूचर प्लान्स पे तो बहुत हमने डिटेल डिस्कशन किया था इस पे हाँ, करते ही रहते हैं। बट आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि आधी पक की खिचड़ी के बारे में डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता। जब वो पूरी हो जाएगी आप एक और बार ले लीजिएगा इंटरव्यू, नो ठीक है, प्रॉब्लम। ठीक है। लेकिन अभी तो मेन सीयूईटी दिया था, उसके बाद अभी यस। ग्रेजुएशन ही करेंगे नॉर्मल। फिर उसके बाद आगे देखते हैं जैसे-जैसे चीज़ें सीन अनफोल्ड क्या। होती जाएँगी, यू हैव समथिंग इन योर माइंड, हाँ, वैसे। जस्ट यू डोंट वांट टू हाँ। डिस्क्लोज़ अभी नहीं करना चाह रहा, बट कुछ है दिमाग में, ठीक है? वो भी सही है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन इट इज़ ओके। सीयूटी में भी अच्छा ही स्कोर आ रहा होगा। बेस्ट विशेज़ आर विथ यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सीयूटी को लेके ही है। अब चूँकि अब अगले बार से सिर्फ बोर्ड से ही टारगेट ही करना होगा। बहुत सारे बच्चे जनरल टेस्ट को तो अभी मैं थोड़ा-सा दरकिनार कर रहा हूँ, डोमेन की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी एक 2023 वाला एक बच कल आयुष भैया को फ़ोन करके पूछ रहा है कि भैया कैसे हम लोग इसको प्रिपेयर करें? मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। 2023 के सीयूटी में ही वाज़ आस्किंग फॉर जनरल टेस्ट एंड डोमेन कि सर कैसे प्रिपेयर करूँ? मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ठीक है? दिस काइंड ऑफ स्टुपिडिटी आप एक्सपेक्ट करते हो? क्लास 12 के बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत कंसर्न्ड होते हैं, बहुत कन्फ्यूज़्ड होते हैं। ठीक है? इसको स्टुपिडिटी नहीं कहना चाहिए, नादानी होती है ये। तो व्हाट शुड बी योर एडवाइस? कैसे आप साथ-साथ बोर्ड के साथ-साथ सीयूटी की प्रिपरेशन कर सकते हो सेल्फ, खुद से? अम, अगर हम जीटी को अलग रख दें, उसके जीटी को अलग अलावा रख देते हैं। मुझे नहीं लगता कि डोमेन के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत एग्ज़ैक्टली, पड़ेगी। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि मुझे याद है अभी जब सीयूईटी हुआ था, तो उस टाइम पे मैं भी ऐसे बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि हमारे वो चैप्टर सारे थे जो ऑलरेडी डिलीटेड थे। हाँ, हुँ, उस पे मुझे वर्क करना पड़ा क्योंकि वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए थे। दोबारा से वो पूरा मुझे पढ़ना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। लेकिन वो चैप्टर्स जिनको मैंने पहले ही पढ़ा हुआ था और मैंने जैसे कहा कि आपने जैसा पढ़ा है वो मैटर करता है। अब वही टाइम वाली बात अब यहाँ पे अप्लाई हो गई मेरे साथ। वो जो मेरे पूरे साल की मेहनत थी, मेरे वो काम आई, ना कि ये जो 10 दिन की मेहनत थी, इसमें मेरा कुछ नहीं हुआ। इससे कुछ फ़ायदा एग्ज़ैक्टली, नहीं हुआ मेरा एग्ज़ैक्टली। ग्रेजुएशन में। वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो मैंने पूरे साल पढ़े थे, मेरे वो काम आए थे इस वक़्त। और इसी वज़ह से मुझे लगता है सीयूईटी के लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है डोमेन स्पेसिफ़िक के लिए। जो आप पढ़ रहे हैं, उसी को ढंग से पढ़ लीजिए ना। आपके तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आने हैं इस बार। फ़ायदा क्या है फिर हुँ, अलग से कुछ करने का? सेम ही है तो सिलेबस तो। फर्दर डोमेन्स जस्ट रीड एनसीईआरटी और जहाँ से भी वीडियोज़ देखो, जो कॉन्सेप्ट्स पूरी क्लियर करवाते हैं, हर एक चीज़ उनकी वीडियोज़ देखो तो ज़्यादा सही रहेगा। देन यू विल नॉट सफ़र, ठीक है? अगर आप खुद से कर सकते हुँ, हो तब तो ठीक है। और नहीं अगर जिनकी वीडियोज़ देखते हो वो अगर पूरा कांसेप्ट क्लियर कराता है व्हिच वी आर टारगेटिंग, हम लोग जब भी कंटेंट बनाते हैं वी फोकस कि भाई कुछ भी बचा ना रह जाए। तो वो फिर आपकी बड़ी मदद कर सकता है। तो उसके बाद फिर आपको कहीं भी एक्स्ट्रा में ट्यूशन लगाने की या कोर्सेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिगार्डिंग सीयूटी अगर आपने डोमेन खुद किया हुआ था।
और जनरल टेस्ट के लिए भी अगर आप अभी क्लास 12th में गए हो या क्लास 11th में गए हो तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। जैसा सिक्का भी जनरल टेस्ट दे के आई है। क्वेश्चंस आर नॉट फ्रॉम कैट लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। हुँ। अंडर 8th की मैथ आती है, अगले साल भी शायद वही है। वो आराम से फ़ीज़िबल है, 8-10 महीने में आप कर लोगे। करंट अफेयर्स सब आई थिंक जितने बच्चों से मैंने बात की है बहुत ईज़ी पूछता है। एलिमिनेशन अगर आपको थोड़ी-सी भी आती है, तो यू कैन सॉल्व हाँ, तो देम। मतलब आप अगर फ़ोन यूज़ करते हो तो आप 2 न्यूज़ के ऐप डाल लीजिए, ज़्यादा बेटर न्यूज़ होगा के ऐप मेरे डाल अकॉर्डिंग लीजिए, क्योंकि सबसे इसके बढ़िया होगा। टाइम पे। न्यूज़ के ऐप डालिए और और मैं क्या। तो कहता हूँ कि आप ना कुछ-कुछ चैनल्स को देखा करो, रेगुलर जो कंटेंट डालता है। लाइक जब मैं क्लास 12th 11th में था ना, तो मैं एक स्टडी आईक्यू देखा करता था। उनके कंटेंट्स बड़े अच्छे होते थे रिगार्डिंग द हाँ, करंट अफेयर्स। बहुत अच्छे। मतलब डेली के करंट अफेयर नहीं भी क्या चल रहा है दुनिया में, तो उसको लेके अभी स्टडी आईक्यू हो चुका है। हुँ। एक उसके टीचर थे प्रशांत धवन, उन्होंने अपना चैनल बना लिया। तो ऐसे 2-3 चैनल अगर आप पकड़ते और रहो तो अगर आप आपका टीवी पे देखते हो, टीवी पे भी अच्छे हैं चैनल्स। अगर हाँ, नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम चैनल्स है प्लीज़ उनको मत देखिए मेनस्ट्रीम वो, चैनल नहीं देखना नहीं हो प्लीज़। गया वो। कोई नहीं राज्यसभा पूछने टीवी वाला लाइक दीज़ आर कि थिंग्स। किस मिनिस्टर ने किसको क्या कह दिया, वो कुछ हाँ, नहीं होगा। वो नहीं हाँ। पूछता कोई भी। तो डीडी न्यूज़ एंड सनसद टीवी मैं देखती हूँ रोज़। हाँ, यस सनसेट टीवी इज़ गुड, डीडी न्यूज़ इज़ गुड। और बाकी इससे अवेयर रहने का फ़ायदा ये है कि यही चीज़ है ना कि यू आर ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट तो आपको तो ये होना चाहिए, यू हैव टू डेवलप योर पर्सपेक्टिव। वो हाँ, तब आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझोगे, ओके। लाइक कुछ भी चीज़ है आपके आपके दिमाग में आया अभी तालिबान का इश्यू है, अफ़गानिस्तान क्राइसिस है, जस्ट गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़िया कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? वो बहुत चीज़ बता देंगे एंड देन यू विल हैव ओन पर्सपेक्टिव ओके ये स्टांस क्यों लिया गया सोवियत के द्वारा, अल-कायदा क्यों, क्या इंटरेस्ट है उसका यहाँ पे। सो दिस थिंग सीयूटी कैन बी डन अलोंग विद द बोर्ड्स कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लास्टली हाउ टीम ब्लेड लर्नर हैज़ हेल्प्ड यू थ्रू आउट द प्रिपरेशन किस तरीके से मदद हुई है? क्योंकि ये हमारे मार्केटिंग का भी वो रहेगा ना क्वेश्चन रहेगा हाँ, इसीलिए नहीं डाला ये ज़रूरी था। इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हाँ, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मैं शायद सारा क्रेडिट अगर किसी को देना चाहूँ वो आपको दे सकती हूँ मैं बड़े आराम दिस इज़ से। नॉट मतलब मुझे कोई दिक्कत स्क्रिप्टेड नहीं होगी लेडीज़ एंड क्रेडिट देने में। जेंटलमैन दिस इज़ नॉट हाँ, स्क्रिप्टेड मैंने इसको नहीं किया मुझे हुआ है। कल भैया ने कहा कि ये स्क्रिप्टेड नहीं होगा, मैं तुम्हें क्वेश्चंस नहीं बताने वाला पहले से। हाँ, तो ये पहले ही ये डिस्कस हो चुका था। ये और ब्लेड लर्नर के मतलब चैनल के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ जाता है जब मैं थैंक यू बोलने के लिए जाती हूँ। इवन मेरे घर पे भी सबको पता है आपका नाम, सारे टीचर्स का अच्छा। नाम, चैनल का नाम, ये सब जगह एकदम फैल चुका है कि किसने हेल्प करी है। अब ये आपके व्यूज़ ना और बढ़ने वाले हैं एकदम, मैं बता देती हूँ आ रहा आपको है, पहले वो ही। हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सो यस यू पीपल आर एसेट टू अस आंसर राइटिंग जिन्होंने कोर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए क्योंकि या डेली एक तो प्रैक्टिस हो जाती थी जिसके लिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। उसके साथ आपको 1 टू 1 सेशन मिल जाते थे। 1 टू 1 उसमें सेशन आपकी शीट चेक हो रही है और उसके बाद कोई डाउट है, डाउट के लिए तो आप हमेशा के लिए एकदम तैयार रहते हो। और मतलब मुझे जिस चीज़ की कमी थी मेरी स्टडी में, वो सब चीज़ें फुलफिल हो गई। ओके इतना मैं कह सकती हूँ। नाइस। सो थैंक यू फॉर दीज़ काइंड वर्ड्स वी विशेस यू द वेरी बेस्ट और हमारा ये क्वेश्चनर जो अभी खत्म होता है एट लास्ट वी विल बी हैविंग अ क्विक रैपिड फायर राउंड ठीक है ये इंटरेस्टिंग होने वाला है सो जस्ट मतलब आपको 2 ऑप्शंस होंगे या जो भी आपके दिमाग में आया आपको वो बताना है ठीक है सो गेटिंग स्टार्टेड विद रैपिड फायर राउंड यू विल हैव टू सेलेक्ट वन हिस्ट्री और पॉलिटी पॉलिटी। सो इन पॉलिटी हु इज मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनालिटी जो भी आपने क्लास 11 12th में पढ़ा हुआ है ये सोचना पड़ जाएगा। ऐसा कोई इंस्पायरिंग नहीं है, ऐसे मुझे सभी लोग अच्छे लगते हैं। सबकी एक्चुअली मुझे ये चीज़ बहुत बेकार लगती है कि कोई कुछ कहता है ना कि ये वाली पर्सनैलिटी के ये अच्छे नहीं थे, इनकी ये कमियाँ थी। आप अपने आप को उस टाइम पे रख के देखिए ना, आप नहीं थे उस टाइम एग्जैक्टली पे। मुझे उस एग्जैक्टली टाइम के लिए हर किसी का पर्सपेक्टिव ठीक ही लगता है। बट मैं वन इसलिए किसी पे पीपल कमेंट नहीं अगर करती कि अगर कोई किसी मैंने देखा। एक को करना हो किसी एक को नहीं होगा, बहुत बहुत मुश्किल ओके है। हमारे इंडिया में स्किप बहुत करते हैं सारे ऐसे हैं, नहीं इंडिया कम में रह या जाएँगे वो। बाहर भी देख ले कोल्ड वॉर रहा नॉट इन इंडिया कोई भी मिखाइल गोर्बाचेव स्टालिन कैनेडी जॉर्ज बुश कोई भी चलेंगे ओके चलो इसको लीव ही कर देते हैं मेसोपोटामिया और हड़प्पा हड़प्पा। हड़प्पा ओके देन वी हैव नेहरू और पटेल ओह इसमें माय स्किप गॉड! नहीं कर सकते सच अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। इस पे कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं, ये नहीं बताऊँगी मैं। यू हैव टू सेलेक्ट वन दिस इज रैपिड फायर कुछ कुछ तो करना पड़ेगा और इधर बोथ बोथ। ओके
हज़रत महल और रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। इमरजेंसी पीरियड और कॉलोनियल पीरियड। इमरजेंसी पीरियड। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। सोशलिज्म। एनडीए अंडर अटल बिहारी वाजपेयी और एनडीए अंडर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगेन अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। नो, यू हैव टू डेवलप योर ओन ओपिनियन। आपने किया है, यू हैव टू टेक स्टार्स। बोथ बोथ आर गुड। आप अ, अब मैं कुछ अब मेरे कुछ पर्सपेक्टिव में मुझे कोई अच्छा लगता है, कुछ में कोई अच्छा लगता है, मैं ऐसे नहीं बता ओके, सकती। ओके, एक इसमें भी बोथ। हाँ, बोथ। ओके, बाकी के 2 सवाल थोड़े-से ईज़ी होंगे, बाहुबली और पद्मावत। बाहुबली पद्मावत नहीं देखा? देखी है, बट बाहुबली ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ज़्यादा बार देखी है। ज़्यादा बार देखी, ओके। नाउ लास्ट, if you have been given a choice of spending vacation on any city in this planet, what would it be? कहाँ जाना चाहोगे? केरला आई गेस। Kerala, okay. I would go Istanbul, Turkey. So that's all for this session, Yashasvika. Thank you for being with us, and we wish you all the best. And the transparency which you have shown during this interview, which is remarkable. And ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी जूनियर्स को. The answers which you have given, even मुझे भी बहुत कुछ रिवाइज करने को मिला. जो चीज़ मैं सोच रहा था कि मैं ये जवाब दूंगा, तुमने दे दिया. ठीक है, सेल्फ स्टडी को लेके बात करें या डिपेंडेंसी को लेके बात करें, वो ऑब्जेक्टिव सेट करने वाला बहुत सही था. क्लियर द ऑब्जेक्टिव. So best wishes ahead, and if you will be needing us, we will always with you. Thank you. थैंक यू सो मच।